हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 3 अपवाह तंत्र के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने आपके अध्याय 3 के पाठ के भीतर जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर को जाना था। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इसी तरह आपकी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और मेकोंग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। ये 3 बातें भी आप अच्छे से याद कर लें। महानदी को उड़ीसा का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक और मेकोंग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? यानी किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़ा है। देखें, ये पूरा गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी के अपवाह तंत्र यानी कि नदी द्रोणी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। फिर यहाँ पर आपकी ये एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी नदी, ये दोनों देवप्रयाग के अंदर आकर मिलती है और यहाँ पर किसका निर्माण होता है? यहाँ पर आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है। फिर गंगा के साथ देखो अन्य सहायक नदियाँ दी हुई है, जिसमें अन्य सहायक नदियों के अंदर आपकी देखो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों को मिलने से क्या बनेगी? आपकी गंगा नदी। इसके बाद यमुना नदी, चंबल, इसके बाद सिंध, इसके बाद बेतवा, केन, ये टोस, सोन, फिर दामोदर, हुगली, पद्मा, मेघना, इधर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या है? जमुना, बैराक, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? ये सब आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या है? गंगा नदी की सारी ये सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद यानी 5 नदियों के समूह में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो सिंधु नदी है वो पंचनद के अंदर शामिल नहीं है। देखो, पंचनद में कौन कौन सी शामिल है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियों का जो समूह है ये क्या कहलाता है? ये पंच नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, इसमें सिंधु नदी आपकी शामिल नहीं है। आगे चौथा, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? यानी तंग घाटियों अथवा गलियारों अथवा दर्रों से होकर बहती है। तो वो कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी यानी गहरी खाइयों और घाटियों से होकर बहती है। देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं और इसके बीच में से होकर क्या बहती है? आपकी नर्मदा नदी बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो यहां पर सही उत्तर होगा देवप्रयाग। देखो यहाँ पर ये आपकी अलकनंदा नदी है, यहां से निकल रही है, और ये आपकी भागीरथी नदी है जो गंगोत्री हिमानी से निकल रही है। और अलकनंदा नदी कहां से निकल रही है? सतोपंथ ग्लेशियर से। ये दोनों कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। और यहां पर ही वो क्या कहलाती है? फिर गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो देवप्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? गंगा नदी बनाती है। आगे प्रश्न संख्या 2, निम्न में अंतर स्पष्ट करें। नदी द्रोणी और जल संभर में आपको अंतर बताना है कि दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। देखें, हमने एक भाग में लिखा है नदी द्रोणी और दूसरे भाग में हमने लिखा है जल संभर। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। जो बड़ी नदियां हैं जिनका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है,
ऐसी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। वही छोटी नदियों या नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का जो आकार है वो काफी बड़ा होता है, जबकि जल संभर का जो आकार है वो कैसा होता है? छोटा होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। दूसरा भाग, वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर बताना है। वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में क्या अंतर है? तो हमने एक भाग में लिखा है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप और दूसरे भाग में लिखा है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। यानी जब कोई नदी अपने अपवाह चित्र में बहती है और उसकी आकृति एक वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आपका पेड़ होता है तो पेड़ का जो जड़ होती है, जहां से उद्गम होता है, वो एक ही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे अलग अलग शाखाओं के रूप में क्या हो जाती है? अलग अलग शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो प्रतिरूप होता है वो क्या कहलाता है? वृक्षाकार प्रतिरूप। वही जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है। देखो मुख्य नदियां, ये कोई दो मुख्य नदियां हैं, ये एक दूसरे के समांतर बह रही है और इसमें जो सहायक नदियां है वो इस तरह समकोण पर मिलती है। तो इस तरह का जो प्रतिरूप है उसे क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रारूप में अंतर। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रारूप में अंतर। तो देखिए, एक भाग में लिखा है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप और दूसरे भाग में लिखा है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब कोई नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं के अंदर बहती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। दूसरा है अभिकेंद्रीय। तो मरुस्थलीय भागों में बहने वाली नदियां अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में नदियां चारों ओर से बहकर किसी गर्त अथवा झील में अंत में क्या हो जाती है? मिल जाती है। यानी पर्वत वाले केस में तो क्या होगा? नदियां आपके ऊंचे पर्वत से निकलेगी और फिर सभी दिशाओं के अंदर क्या करेगी? सभी दिशाओं के अंदर बहेगी। ये होगा अपकेंद्रीय। और अभिकेंद्रीय में क्या होगा कि जो मरुस्थल वाला भाग है, यहां से नदियां अलग अलग भागों से होकर क्या होगी? अंत में जाके एक जगह मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? अंत में एक जगह जाके झील के अंदर या गर्त के अंदर गिर जाएगी। तो ये कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होगा। आगे, डेल्टा और ज्वारंद मुख में क्या अंतर है? डेल्टा और ज्वारंद मुख में क्या अंतर है ये बताना है। देखें, एक भाग में लिखा है डेल्टा, दूसरे भाग में लिखा है ज्वारंद मुख। तो नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों अथवा जल वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, वो स्थिति क्या कहलाती है? डेल्टा। जब नदी अपने मुहाने पर, यानी जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है उससे पहले वो कई छोटी छोटी उपनदियों अथवा धाराओं के अंदर बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। फिर ज्वारंद मुख क्या है? तो नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों अथवा जल वितरिकाओं में विभाजित न होकर सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वारंद मुख कहते हैं। ठीक है। अगला अंतर, डेल्टा के अंदर नदी कई भागों में बहने लगती है और उसका आकार कैसा हो जाता है? त्रिभुजाकार हो जाता है। डेल्टा वाली स्थिति में नदी कई भागों में बहने लगती है छोटी छोटी धाराओं के रूप में और उसका आकार त्रिभुजाकार हो जाता है। वही ज्वारंद मुख में नदी तेज गति से बहकर मुहाने को साफ रखती है, इसीलिए इसका कोई स्वरूप वहां पर नहीं बनता है। अगला अंतर, डेल्टा के अंदर मंद गति से बहने के कारण नदी मुहानों पर मलबे को जमा करती है, लेकिन ज्वारंद मुख में नदी की गति तेज होने के कारण नदी के मुहाना कैसा रहता है? साफ रहता है, वहां पर कोई मलबा जमा नहीं होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। पहला है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है? भारत में अलग अलग नदियों को आपस में जोड़ने के से अलग अलग नदियों को आपस में जोड़ने से सामाजिक और आर्थिक फायदे क्या हैं? तो भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ों तथा भीषण सूखे के प्रभावों को काफी हद तक क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है।
इससे देश में जल का समुचित प्रबंधन तो होगा ही, साथ ही साथ कृषि उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होने से सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा आंतरिक जल परिवहन का भी क्या होगा, विकास होगा। यानी कि कई नदियों को आपस में जोड़ने से एक तो किसी विशेष क्षेत्र में जो बाढ़ आती है वो बाढ़ की स्थिति, या फिर किसी विशेष क्षेत्र में पड़ने वाला सूखा अथवा जो अकाल की स्थिति है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारी नदियों को आपस में जोड़ने से पर्याप्त जब जल की मात्रा होगी तो जल का प्रॉपर प्रबंधन हो सकता है। बड़े बड़े बांध बनाए जा सकते हैं, डैम बनाए जा सकते हैं, जहां पर जल का अच्छे से मैनेजमेंट होगा। साथ ही साथ उस जल का अच्छे से उपयोग होगा तो कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। वहां से देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही क्या होगी, समृद्ध होगी। इसके अलावा जो आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था है, यदि हम कई सारी नदियों को जोड़े और बड़ी नहरों का निर्माण कर दे तो उन नहरों के माध्यम से आंतरिक जल परिवहन का भी विकास संभव है। तो ये सब फायदे हैं नदियों को आपस में जोड़ने से। अगला, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखने हैं। तो देखिए, पहला लक्षण है कि प्रायद्वीपीय नदियों के जो उद्गम स्रोत हैं वो कम ऊंचाई के हिम रहित पहाड़ी क्षेत्र, कम ऊंचाई पर हिम रहित यानी बिना बर्फ के पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनमें वर्षा काल में ही पर्याप्त जल रहता है और शेष अवधि में जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। यह हम कह सकते हैं कि ये कुछ विशेष समय के अथवा मौसम के अंदर ही बहती है, विशेषकर वर्षा ऋतु में। ये 12 मासी नहीं होती है, केवल वर्षा के सीजन के दौरान ही बहती है। ये नदियां एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्प नहीं बनाती। विसर्प मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनाती है, एक निश्चित मार्ग पर ही चलती है। इन नदियों की घाटियां चौड़ी होती है और कैसी होती है, उथली होती है, यानी ज्यादा गहरी नहीं होती है। ये 3 लक्षण हो गए प्रायद्वीपीय नदियों के। चौथा प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 125 शब्दों से 25 शब्दों के अंदर देना है। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है और ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न 2 है, पहला, उत्तर भारतीय जो नदियां हैं, उत्तर भारत के अंदर बहने वाली नदियां जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन बड़ी नदियों की विशेषताएं क्या है और ये प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है उनसे अलग कैसे हैं। तो भारत की अधिकांश नदियां कहां से निकलती है, हिमालय से। इसीलिए ज्यादातर नदियों में सालों भर यानी पूरे 12 महीने पानी रहता है। ये नदियां 12 मासी होती है। कुछ नदियां पठारी भागों से भी निकलती है जो गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है, सूख जाती है। उत्तर भारत की ज्यादातर जो नदियां है वो कहां पर बहती है, मैदानी भागों में, यानी हिमालय से निकलकर वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है और वहां पर लगभग वो बहती है, जिसकी वजह से इन नदियों से बहुत ज्यादा नहरें निकाली जा सकती है। उत्तर भारत की ज्यादातर नदियों में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां शामिल हैं। सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर गिरती है। ठीक है, यानी इनका जो अपवा क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, इनमें पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा है और ये लगभग कैसी है, 12 मासी है और इसके अंदर कई छोटी छोटी असंख्य आपकी सहायक नदियां आकर मिलती है। बात करूं मैं आगे प्रायद्वीपीय नदियों की, तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियों से कैसी है, अलग है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता, यानी वर्ष भर पानी नहीं रहता और न ही ये नदियां समतल भागों में बहती है। ये नदियां आपके उबड़ खाबड़ वाले भाग में बहती है। इसीलिए इन नदियों में न तो नावें जलाई जा सकती है और न ही इनसे उचित नहरें भी निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इनसे क्या है, विपरीत है, क्योंकि वो समतल मैदानी भाग में बहती है। अतः वहां पर नावें भी चलाई जा सकती है, उनमें जल परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है, साथ ही साथ वहां से कई सारी नहरें भी आपके पानी की सुविधा के लिए निकाली जा सकती है। यानी कि उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दोनों की स्थिति ठीक क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि आप हिमालय के गिरिपाद के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताने हैं और इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का भी आपको क्या करना है, वर्णन करना है। आपको आपके हरिद्वार से कहां पर यात्रा करनी है, सिलीगुड़ी तक। तो हिमालय के गिरिपद के साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने पर इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियां टोस, गोमती, सरयू, रामगंगा, शारदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी और गंगा,
ये कुछ आपकी प्रमुख नदियां हैं। उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद, वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। यहां इसे क्या कहते हैं? भागीरथी। गंगा ने मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काट कर गहरे क्या बनाए हैं? महाखड्ड बनाए हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है और यहां से ये दोनों की जो संयुक्त धारा है उसका नाम क्या दिया गया है? गंगा। हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। यहां से पहले ये दक्षिण दिशा में और पुनः दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में ये बहती है और आगे चलकर भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरिकाओं के अंदर क्या हो जाती है? फिर से बढ़ जाती है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में 1560 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपकी गंगा नदी बहती है। गंगा द्रोही केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर हमें हिमालय के गिरिपाद के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करनी है तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? टोस, गोमती, सरयू, रामगंगा, शारदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी और गंगा, ये मुख्य नदियां हैं। अब इनमें से सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हमने यहाँ पर पूरा वर्णन कर दिया है। ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है, वहां इसे भागीरथी कहते हैं। फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2525 किलोमीटर है। फिर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में 1560 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा इसका जो कुल अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 अफवाह तंत्र के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।